हे एवरीबॉडी, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की क्वेश्चन बैंक को, जो कि राजनीतिक विज्ञान की होने वाली है। तो अभी तक हमने जो हमारा अध्याय 1 है शीत युद्ध का दौर, उसे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। उसके साथ ही हमने द्विध्रुवीयता का अंत को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 3 की, यानी कि हमारी बुक में तो ये चैप्टर 4 है, पर क्वेश्चन बैंक के हिसाब से चैप्टर 3 है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि है यूरोपीय यूनियन का उदय के फलस्वरूप हुआ था। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, में स्ट्रीज जो संधि हुई थी उसके फलस्वरूप इसका उदय हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यूरोपीय यूनियन की संधि को प्रभावी हुई थी, कब प्रभावी हुई थी? तो इसका रहेगा 1 नवंबर 1993 को यह प्रभावी हुई थी। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 5 देश के संस्थापक सदस्य है। तो 5 देश का जो संस्थापक सदस्य है वह आसियान, यानी कि 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्तमान में यूरोपीय संघ के कितने सदस्य है? 25, 26, 27 या 30? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड इसका 27 सदस्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जिसने आसियान की सदस्यता को ग्रहण नहीं किया हुआ है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका या फिलीपींस? सो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहने वाला है श्रीलंका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय यूनियन क्या है? और साथ ही नीचे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से है? तो इन दोनों का आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूरोपीय यूनियन तो यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक व आर्थिक मंच है, जिसमें परस्पर प्रशासनीय साझेदारी। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2020 से ब्रिटेन इससे अलग हो गया, यानी कि जो यूरोपीय संघ है वो एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है जो कि 27 देशों से मिलकर बना है, और इसका पूरा का पूरा काम होता है कि प्रशासनिक साझेदारी करके आगे बढ़ना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था कि यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थाओं में यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय न्यायालय, यूरोपीय सेंट्रल बैंक इत्यादि शामिल है। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 4, आसियान का पूरा नाम लिखिए और सदस्य देशों की संख्या बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का समुदाय, और इसमें 10 सदस्य देश शामिल है। ओके, अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, आसियान संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कि जो आसियान संगठन था उसके बारे में आपके पास कोई भी डिटेल है वो आपको लिखनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे के आंसर को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आसियान तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन है। दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर ने 1976 में बैंकॉक समझौते पर हस्ताक्षर कर इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आपको इसके उद्देश्य को लिख देना है, साथ ही बता देना है कि आज वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 हो चुकी है, क्योंकि बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसमें जुड़ गए थे, और तो इससे की सदस्य संख्या अब 10 हो चुकी है। तो ये सारा कुछ आपको लिखना है। तो आप एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद कुछ इसका। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ऐसा ही लिखना है। आपके पास आसियान संगठन के बारे में कोई भी नॉलेज हो वो भी आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया। उसके बाद है यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, यानी कि जो यूरोपीय संगठन है उसके क्या क्या उद्देश्य थे हमको उनको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यूरोपीय यूनियन के प्रमुख निम्नलिखित उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो यही कि विदेशी तथा सुरक्षा नीति शुरू करना, उसके बाद एक समान नागरिकता की शुरुआत करना, साथ ही सामाजिक व आर्थिक निकटता में बढ़ोतरी करना, न्यायिक व आंतरिक नीतियों के सदस्य राष्ट्रों के बीच उचित तालमेल विकसित करना, और 5वां रहेगा एक आर्थिक तथा मौद्रिक संघ का निर्माण, जिससे सदस्य राष्ट्रों में मुद्रा का परिचालन किया जा सके। यूरोपीय यूनियन के 15 सदस्य देशों में यूरो साझा मुद्रा के रूप में चलती है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन मित्रता के रास्ते में कौन कौन सी रुकावट है, यानी कि भारत और चीन में फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता क्यों नहीं हो पा रही है, ऐसे क्या कारण है। और नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नीचे भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, दोनों का कहीं ना कहीं मीनिंग तो एक है, इसलिए आंसर भी एक होगा। तो चलिए इसके आंसर को भी एक साथ देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत चीन मित्रता के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें, या फिर कहें हम कि भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहला कारण रहेगा सीमा विवाद। तो भारत चीन के मध्य अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद है ना, तो पहला कारण तो ये रहेगा। दूसरा, पाक चीन संबंध, भारत चीन मित्रता में सर्व प्रमुख बाधा पाक चीन संबंध है। अब क्या है कि चीन पाकिस्तान की तरफ चलता है, उसे मिसाइल तकनीक दी और हमेशा भारत पर क्या करता है, संदेह की दृष्टि से भारत को देखता है, तो ये भी एक विवाद का कारण है। अब तीसरा कारण है कश्मीरी मुद्दा। अब कश्मीरी मुद्दा क्या, चीन कश्मीर के मुद्दे पर सदैव पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है और भारत पर दबाव बनाता है। तो इस कारण भी जो भारत है और वो चीन है उसमें मित्रता नहीं हो पा रही है, मतभेद है। उसके बाद है जल विवाद। अब जल विवाद क्या, भारत और चीन के बीच जल विवाद का मुख्य रूप ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, दोनों देशों से होकर बहती है ये जो नदी है, वहाँ पर जो जल हिस्सेदारी बंटवारा है उसको लेकर थोड़ी सी विवाद की बात है भारत और चीन में। और एक और जो दक्षिण चीन सागर है, वहाँ के 90% हिस्से को चीन अपना मानता है, तो इसके कारण भी क्या हो रहा है कि भारत और चीन में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जो भारत और चीन की मित्रता नहीं होने दे रहे हैं और यही उनके बीच में मतभेद है। तो आपको इसका आंसर बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो आप 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे का यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये हमारा स्क्रीनशॉट कंप्लीट होता है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, भारत चीन के बीच सन 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते की 4 शर्तें लिखिए। यानी कि जो हमारा 2013 था उसमें भारत और चीन के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग पर समझौते हुए, वहाँ पर कोई 4 शर्तें ली गई थी, उन शर्तों को हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीन भारत सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता 2013 की प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार है। सबसे पहले 23 अक्टूबर 2013 को भारत चीन के मध्य सीमा सुरक्षा सहयोग या समझौता हुआ, जिसमें जो पहली शर्त थी वो ये थी कि दोनों देशों की परस्पर विश्वास बहाली के उपायों को लागू करना था, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे। दूसरी बात, भारत चीन अपने अपने कानून, खुद के जो स्वयं के कानून है तथा प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौते के आधार पर, और जो हमारे भी समझौता हुआ है उसके आधार पर सीमा रक्षा में सहयोग करेंगे। उसके बाद भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है के साथ फ्लैग मीटिंग अथवा बैठकें आयोजित की जाएगी। उसके बाद भारत चीन सीमा पर परामर्श एवं समन्वय मतलब मिलजुल कर काम करने हेतु तंत्र की वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएगी, यानी कि वहाँ पर बैठकें होगी वार्षिक, यानी कि वर्ष में एक बार। ओके, तो ये कुछ शर्तें थी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इन 4 पॉइंट का स्क्रीनशॉट। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक यानी कि उसका राजनीतिक पक्ष कैसा क्या है यूरोपीय संघ का, और कूटनीतिक यानी कि उसकी जो नीतियाँ है उसने कैसी बनाई है, उसका क्या प्रभाव है उसको देखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूरोपीय संघ का राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव। यूरोपीय संघ के राजनीतिक व कूटनीतिक प्रभाव को संक्षेप में निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला रहेगा, 2005 में यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व व्यापार में इसकी सहभागिता संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 3 गुनी अधिक थी। उस अपनी इसी मजबूत स्थिति की वजह से यह अमेरिका तथा चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी तरह से दादागिरी के साथ वार्ताएं करता है। उसके बाद दूसरा रहेगा, चूँकि यूरोपीय यूनियन यानी कि संघ का सदस्य राष्ट्र फ्रांस, यानी कि जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो सदस्य फ्रांस वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, यानी कि उसे वीटो पावर मिली हुई है। तो ये एक उसकी राजनीतिक जो पक्ष है उसकी क्वालिटी है, उसका ये प्रभाव है। उसके बाद तीसरा है, जहाँ तक सैनिक शक्ति का प्रदर्शन है तो यूरोपीय संघ के पास संसार की दूसरी सबसे बड़ी विशाल सेना है।
तो मैं इसको पूरा इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, पर आपको पूरा रीड करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन हो तो मैंने उसी में से लिया है, आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। ओके, अब है प्रश्न क्रमांक 4। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य राष्ट्रों की अपनी अपनी विदेश तथा रक्षा नीतियाँ हैं। हाँ, ये एक अच्छा संगठन है, परंतु अनेक मामलों में ऐसा होता है कि इसके अंदर के जो देश है वो अलग अलग नीतियाँ अपनाने लग जाते हैं। अब 5वां, हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान निर्मित करने का प्रयास तो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका अपना स्वयं का झंडा है, गीत है, स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा यूरो है, और 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। किसको? यूरोपीय संघ को के। और हाँ, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार बन जाता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरो। तो यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है, आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप उसी से इसका आंसर लिख लेना। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का गठन लिखते हुए उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो आसियान संगठन बनाया उसको क्यों बनाया और किस तरीके से वो संगठन बना, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, आसियान का गठन सबसे पहले यहाँ पर दिया है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में स्थापित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का समुदाय यानी कि आसियान के संगठन को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले, सदस्य राष्ट्रों के अध्यक्षों की शिखर बैठक। यह आसियान की प्रमुख नीति निर्मात्री इकाई है जिसकी बैठक प्रत्येक 3 वर्ष पर होती है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों की बैठक, उसके बाद आर्थिक बैठक है, वहाँ की सारी स्थायी बैठकें, और सचिवालय। कहाँ है सचिवालय? तो बुनरेई में। ओके, तो इस तरीके से आपको इसकी बैठक का गठन कैसे हुआ वो बताना है। उसके बाद आसियान के उद्देश्य बताने हैं, यानी कि इस संगठन को बनाया ही क्यों गया। तो आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहन करने के लिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में एक समान हित के मुद्दों पर सक्रिय सहयोग बढ़ाने के लिए, कृषि एवं उद्योग के विकास हेतु अधिक सक्रिय सहयोग प्रदान करना, और नागरिकों को प्रशिक्षण देकर सहयोग हेतु अन्य क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध विकसित करना। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो आप पूरा स्क्रीनशॉट लें यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आगे का यहाँ से यहाँ तक। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भारत चीन संबंधों का अधिक मधुर बनाने हेतु आप क्या परामर्श देते हैं। यानी कि अभी भारत और चीन के जो संबंध बिगड़े हुए हैं उन्हें हम अच्छे कैसे कर सकें, तो इसके लिए हमें कुछ सुझाव देना है, परामर्श देना है। तो पहले तो आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना, एक पोल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, कि हमें चीन से अच्छे संबंध रखने भी चाहिए या नहीं रखने चाहिए। ओके, सो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करना। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत चीन संबंधों को अधिक मधुर बनाने हेतु आप क्या परामर्श देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देंगे सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण। अब किसी भी देश से अच्छे संबंध बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उससे सांस्कृतिक संबंध अच्छे बना लें। तो सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए दोनों देशों की भाषा एवं साहित्य का परस्पर आदान प्रदान किया जाए। दूसरा बात, व्यापारिक संबंध। अब देखो, व्यापार अच्छे से होने लग जाएगा तो भी हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो भारत चीन दोनों को ही अपनी प्रौद्योगिकी का परस्पर हस्तांतरण करना चाहिए, यानी कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग भारत कर ले और भारत की टेक्नोलॉजी का उपयोग चाइना कर ले, है ना। उसके बाद तीसरा रहेगा पर्यावरण सुरक्षा समस्या का समाधान, और जो पर्यावरण से जुड़ी समस्या है उनको भी दोनों को साथ मिलकर एक दूसरे के देश में प्रदूषण फैलाने वाली समस्याओं को दूर करने में सहयोग देना चाहिए, इससे भी संबंध अच्छे बनेंगे। उसके बाद नेतृत्वकर्ताओं की परस्पर देशों की यात्रा, यानी कि भारत चीन के नेतृत्वकर्ता यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता की एक दूसरे के देशों की यात्राएं होती रहनी चाहिए, जिससे वे परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। इन यात्राओं के फलस्वरूप सद्भावना एवं सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा विदेशों में यात्रा करते हैं। उसके बाद विविध क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण वातावरण, यानी कि भारत और चीन के तिब्बत शरणार्थियों तथा वहाँ से जुड़ी समस्याओं, ताइवान समस्या, संचार साधनों के संयोग इत्यादि में एक मैत्रीपूर्ण मित्र जैसा वातावरण निर्मित कर संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, यानी कि और अच्छे से संबंध निर्माण करना चाहिए। तो ये कुछ हमारे परामर्श है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपका खुद का कोई पर्सनल सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, भारत चीन संबंध हेतु। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो ये आपको परीक्षा अध्ययन में भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ आगे।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हमारे इस चैप्टर के सारे ऑल जो क्वेश्चन आंसर थे उनको कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।